Hello dear students. So beta, how are you all? So open your book and continue the topic. So page number 83, we are discussing about the making of a global world. तो बेटा चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है, नॉलेजेबल है। ठीक है, ध्यान से करो इसको बस। सो इन लास्ट वीडियो, इन लास्ट टॉपिक वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड एंड हाउ दे डिपेंडेंट ऑन अदर फूड लाइक कॉर्न। ओके, तो किस तरह से उनका सर्वाइवल था, ठीक है, कैसे वो लोग, फिर बाद में उन्होंने स्टार्ट कर दिया बाहर जाना। ठीक है, बहुत सारे यूरोपियन जो है वो अदर पार्ट्स में जाके बस गए, कोई अमेरिका में, कोई कहीं, इस तरह से सभी जो थे वो सेटल हो गए। ठीक है, और उन्होंने वहाँ के लैंड को एक्वायर कर लिया, वहाँ के लोकल लोगों के साथ उन्होंने बड़ा बुरा बिहेव किया। ठीक है, एंड उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन जो है वो एक्सपेंड किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड वो यूज़ कर सकें एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ से प्रोडक्शन ले सकें। ठीक है, सो अब उन्होंने क्या किया, लैंड एक्वायर कर लिया, उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी बना ली। इरिगेशन से उनका जो प्रोडक्शन था बढ़ गया, स्पेशली रबर, व्हीट एंड मैनी अदर आइटम्स। तो इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके यूरोपियन कंट्रीज़ ने कब्जे कर लिए थे, तो उसकी वजह से भी उनको ज़्यादा रिसोर्सेज जो थे वो मिल रहे थे। अब आती है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, पेज नंबर 83 2.2 रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया? अब टेक्नोलॉजी मेजर रोल प्ले करती है। आप ये अब जैसे हमने स्टार्टिंग किया सिल्क रूट वाली बात से, उस टाइम पे ट्रेडिंग होती थी पैदल या घोड़ों पे या ऊँटों पे। ठीक है, या कुछ ऐसी बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ हुआ करती थी। सो ऑल दिस काइंड ऑफ आइटम्स एट दैट टाइम दे वर यूजिंग फॉर ट्रेडिंग। आज की घड़ी में क्या इस्तेमाल होता है? आजकल शिप्स हैं, ठीक है, आजकल हवाई जहाज़ हैं, एरोप्लेन्स हैं, कार्गो प्लेन्स हैं। तो आज के टाइम में बड़ी स्पीडली मूवमेंट होता है गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, इवन विद इन इंडिया भी आप देखो कितना बड़ा इंडिया है। आपको कोई चीज़ लेना है, ठीक है, और वो चीज़ बन के आती है फॉर एग्ज़ाम्पल आंध्र प्रदेश से, तो आपको विद इन 3-4-5 डेज तक आपको आपके घर पे मिल जाएगी। ठीक है, बट एंशिएंट पीरियड में ऐसा थोड़ी होता था, बहुत लंबा पीरियड लगता था, टाइम लगता था उस चीज़ को आने, वहाँ तक जाएंगे, लेके आएंगे। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया काम। जो हाउ, कैसे किया वो देखो अब आप। सो व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस? The railways, steamships, the telegraph, for example, were important invention without which we cannot imagine the transformed 19th century world. अब आपको पता है रेलवे का इन्वेंशन है या टेलीग्राफ का इन्वेंशन है। ठीक है, स्टीम शिप, पहले शिप जो चलते थे वो ये बाय एयर इस्तेमाल होता था, यानी हवा की पावर को यूज़ किया जाता था, या मजदूर गुलामों से वो चप्पू चलते थे पहले, ठीक है, उनसे चलाया जाता था। बट बाद में क्या हुआ, स्टीम शिप यूज़ होने लग गए। जब स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पावर है वो मैन की कंपैरिजन में अब किस पे आ गई, कोल पे, इस तरह के फ्यूल पे डिपेंड हो गया। उससे क्या होता था, स्टीम पे बेस्ड इंजन होते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो हैंड लेबर कम कर दिया, सेकंड अब क्या है कि कम आदमी ज़्यादा काम कर सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होने लग गया। अब बिगिनिंग में तो रेलवे, अब रेलवे आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, पैसेंजर एंड गुड्स कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। बिगिनिंग में रेलवे इस पर्पज से नहीं बनाए गए थे। ठीक है, बिगिनिंग में जब रेलवे का डेवलपमेंट हुआ तो वो कोयला खदानों से कोयला ढोने के लिए या इस तरह की जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है उसके लिए इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, एयर कैनल्स हैं, नहरें भी बिगिनिंग में ऐसे पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए बेसिकली इंग्लैंड में नहीं बनाए गए थे। उस टाइम पे वो भी क्या वाटर कैनल्स के थ्रू बेसिकली वो क्या करते थे, छोटे छोटे शिप्स होते थे जिसमें आयरन एंड कोल भर के वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया करते थे। ठीक है, बाद में फिर कैनल्स का यूज जो है वो इरिगेशन में भी होने लग गया। अदरवाइज पहले तो जस्ट उसको क्या था, वो एक चीप सोर्स बनता था
ट्रांसपोर्टेशन का। बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लार्ज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो उससे पॉलिटिकली भी चेंज पड़ते हैं, सोशल चेंज भी पड़ते हैं, इकोनॉमिकल चेंज भी पड़ते हैं, ठीक है। अब आप ही सोच लो, अगर मान लो इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना डेवलप्ड होती, ठीक है, ये वीडियोग्राफी की टेक्नोलॉजी ना डेवलप्ड होती, तो आज लॉकडाउन की कंडीशन में आप घर थोड़े ही पड़ रहे होते। तो इसने क्या किया कि टेक्नोलॉजी मेजर इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी पे, मेजर चेंजेस डाल देती है, कुछ नए प्रोफेशन पैदा हो जाते हैं, कुछ पुराने प्रोफेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बहुत सारी रिप्लेसमेंट देखने को आपको सोसाइटी में मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स एंड लार्ज शिप हेल्प मूव गुड फ्रॉम more cheaply and quickly from far away farms in to final market। तो क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल colonization stimulated new investment and improvement in transport। अब colonization का मतलब क्या है कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में जाके अपने कब्जे किए, जैसे इंडिया पे किसका था, ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन इंडिया की कॉलोनी था, ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन हो गया, अब ब्रिटेन जो था वो इंडिया के रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ करता था। इसी तरह फ्रांस ने भी अफ्रीका में बहुत सारे हिस्सों पे अपना कब्जा जमाया हुआ था। यूरोपियन कंट्रीज़ ने इतना काफ़ी वर्ल्ड के जो पार्ट थे वो अपने कब्जे में लिए हुए थे। तो अभी उसकी वजह से क्या हो रहा था, कुछ नए नए इन्वेंशन देखने को मिल रहे थे, ज़्यादा माल वहाँ से ढोया जा रहा था यूरोप में, ठीक है। तो उसके लिए शिप चाहिए थे, कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए थे, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग उसमें बहुत पैसा जो था वो इन्वेस्ट कर रहे थे, ओके। तो वो मेनली जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा था ट्रांसपोर्ट में, जैसे फास्टर, उसका क्या रिजल्ट मिला, फास्टर रेलवे, लाइटर वैगन एंड लार्जर शिप हेल्प मूव गुड्स एंड फूड फ्रॉम चीपली एंड क्विकली फ्रॉम फार अवे फार्म्स टू फाइनल मार्केट। तो उससे क्या हुआ कि रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, लाइटर वैगन, हल्के डब्बे बनने लग गए, जिससे कि जो फूड है, खाने पीने की आइटम है, वो एक जगह से दूसरी जगह या बहुत दूर वाली जगहों से मेन डेस्टिनेशन तक लाना उनको इजी हो गया। ओके, नेक्स्ट पेज। द ट्रेड इन मीट ऑफर्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस। अब इस एग्जाम्पल को आप किसके थ्रू समझो, मीट ट्रेड के थ्रू समझो, ठीक है। मीट ट्रेड, अब मीट ट्रेड का मीनिंग क्या है, यूरोप, आपको मैंने पहले बताया था यूरोप में पहले ज़्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। अब बट यूरोपियन कंट्रीज़ ने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के काफ़ी एरिया को अपने कब्जे में ले रखा था। जैसे किसी के पास अमेरिका के ये हिस्से हैं, अफ्रीका भी ऐसे ही सारा कब्जे में बांटा हुआ था, कुछ पे फ्रांस का, कुछ पे इंग्लैंड का, कहीं पे जर्मनी का कब्जा था, कहीं पे पोर्तुगाल का था, स्पेन का था, ठीक है। तो क्या किया जाए, अब यहाँ पे खाने पीने की कमी थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वो लोग पोटैटो पे बड़ा डिपेंड थे, ठीक है, या कॉर्न पे बड़ा डिपेंड थे, ठीक है। तो इसकी वजह से, और यहाँ पे मीट की भी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो क्या होता था, अमेरिका, अफ्रीका जैसे इलाकों से जानवर लाए जाते थे बाय शिप इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में। बट जो जानवर शिप्स में लाए जाते थे, ठीक है, वो जब अफ्रीका या अमेरिका से शिप भर के चलते यूरोप तक वापस आने में उनमें से कुछ जानवर मर जाते थे, कोई किसी का वेट लूज़ हो जाता था क्योंकि खाने पीने का वो उतना ध्यान नहीं रख पाते थे जानवरों का, ठीक है। तो उस वजह से उनको वो लॉस पड़ता था, तो बाकी से कॉस्ट कवर करने के लिए बाकी जानवर उनको महंगे बेचने पड़ते थे, इसलिए मीट जो था वो यूरोप में महंगा था। अब सस्ता कैसे हो गया, टेक्नोलॉजी ने वो मीट सस्ता कैसे किया वो देखो। टिल द 1870s एनिमल्स वर शिप्ड लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप एंड देन स्लॉटर्ड व्हेन दे अराइव्ड हियर। तो टिल 1870s तक, 1870 वाला जो पीरियड है, ठीक है, 1870s, इस पीरियड तक भी क्या होता था, जो एनिमल्स हैं वो जिंदा ही लाए जाते थे यूरोप तक और उनको यूरोप में लाके काटा जाता था, फिर उनका मीट सेल किया जाता था।
बट लाइव एनिमल टुक अप ए लॉट्स ऑफ शिप स्पेस, मैनी ऑल्सो डाइड इन वॉयज। तो एक तो वो जगह ज़्यादा लेते थे, ठीक है, दूसरा उनको जो वॉयज का मतलब होता है ट्रैवलिंग, शिप ट्रैवलिंग, ठीक है, बहुत सारे लंबी यात्रा में मर जाते थे, फेल इल, बीमार पड़ जाते थे, लॉस्ट वेट, वेट कम हो जाता था, और बिकेम अनफिट टू इट, या उनको कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती जो वो खाए नहीं जा सकते थे, ठीक है। सो मीट वॉज हैंस एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ यूरोपियन पुअर, इसलिए मीट जो होता था वो महंगा पड़ता था और गरीब की पहुंच से बाहर था। हाई प्राइसेस इन टर्न केप डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी। अब जब तक एक नई टेक्नोलॉजी नहीं आई तब तक क्या रहा, यही सिचुएशन रही, मीट की डिमांड ज़्यादा रहती थी, सप्लाई कम रहती थी, इसलिए प्राइसेस ज़्यादा रहे। अब टेक्नोलॉजी कौन सी आई, रेफ्रिजरेशन वाली। जब रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है, यानी कि ठंडा रखने वाली जो टेक्निक है वो डेवलप हुई, उसने सारा काम आसान कर दिया, ठीक है। So namely refrigerated ships which enable the transport of perishable food over long distance। तो अब क्या हो गया, किस टेक्नोलॉजी ने काम आसान कर दिया, रेफ्रिजरेटेड शिप्स ने, यानी जो शिप थे उनमें क्या क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन सिस्टम डेवलप कर दिए। उससे क्या हो गया कि अब वहाँ दूर जगह से भी अगर कोई खाने की चीज़ आ रही थी तो वो ख़राब नहीं होती थी रेफ्रिजरेशन की वजह से। नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर फूड एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब जिस जगह पे जहाँ से वो एनिमल खरीदे हैं, मान लो अमेरिकन में कहीं से खरीदे हैं, अफ्रीका में या यूरोप में किसी पॉइंट से खरीदे हैं, तो वहीं पे उनको पहले काटा जाता था, ठीक है, फिर उनको शिप में लोड किया जाता था। एक तो उससे ज़्यादा मीट आ सकता था शिप में, ठीक है, दूसरा उनको जानवरों को अब खिलाने वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दूसरा वेट होने का खतरा नहीं है, मरने वाली टेंशन ख़त्म। सिर्फ उनकी कॉस्ट कौन सी बढ़ी है, रेफ्रिजरेटर वाली, बट फ़ायदा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। ओके, नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर फूड एट स्टार्टिंग पॉइंट इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोज़न मीट, ठीक है, फिर उनको वहाँ पे एज फ्रोज़न मीट भेज दिया जाता। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट एंड लोवर्ड मीट प्राइसेस इन यूरोप। तो उससे शिपिंग कॉस्ट कम हो गई और यूरोप में मीट का जो प्राइस है वो कम हो गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि ज़्यादा मीट आने लग गया यूरोप में। जब कोई चीज़ ज़्यादा आने लग जाती है तो उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है, ठीक है, सप्लाई जब बढ़ जाती है। सो द पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम अ मोर वेरिड डाइट to the earlier monotony of bread and potato. Many, though not all, could now add meat to their diet. तो अब क्या है कि पुअर गरीब लोगों की पहुंच में भी मीट आ गया, ठीक है। तो पहले तो सिर्फ क्या था उनके पास, ब्रेड पोटैटो ऐसी चीज़ें होती थी खाने की, अब उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई उनकी डाइट में, वो क्या थी, मीट, ठीक है, जिसने उनकी हेल्थ पे भी काफ़ी फर्क डाल दिया। Better living condition promoted social peace within the country and supported for imperialism abroad. तो जब यूरोपियन कंट्रीज़ में कंडीशन बेटर होने लग गई, उनके लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुए, तो फिर शांति भी हो गई, यानी कि पीस भी क्रिएट हो गया कंट्रीज़ में, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, उनको बेसिक नीड चाहिए, खाना पीना रहना, वो उनको मिलने लग गया। तो अब क्या थे, किंग के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट थे वो नहीं होने लगे थे, कम हो गए थे। और जो इम्पीरियलिज़म था, इम्पीरियलिज़म बोले तो अपने एरिया को बढ़ाने वाली जो थिंकिंग थी, अब लोग उसको सपोर्ट करने लग गए थे, क्योंकि उनको ये था भाई अगर हमारे कंट्री ने बाहर कब्जे ना किए हुए हों तो हमें वहाँ से जो रिसोर्सेज आ रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, ठीक है, यानी 1870s के बाद का जो टाइम है, 1880s, ये पीरियड में कॉलोनाइजेशन क्या हुआ। कॉलोनाइजेशन में क्या मीनिंग हो गया कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे कब्जे किए। जैसे आपको नेक्स्ट पेज पे एक मैप दिखाई दे रहा है अफ्रीका का, ठीक है, अफ्रीका वाले मैप में आप देखो, आपको मोस्ट ऑफ जो अफ्रीका है वो कलर्ड में गिवन है, ठीक है। जैसे ऊपर ब्लू कलर में काफ़ी एरिया गिवन है, ऊपर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड सूडान, ये जो पार्ट थे जो यहाँ पे ब्लू शेड में कवर्ड हैं, ये एरिया किसका था, ये फ्रेंच ऑक्यूपाइड था, यानी फ्रांस ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, यानी ये फ्रेंच कॉलोनीज थी, ठीक है।
इसके अलावा जो आपको बीच में कॉन्गो, ये बेल्जियन कॉन्गो, यानी कि आपको यहाँ पे कलर गिवन है पिंक शेड का, तो ये यहाँ पे किसका कब्जा था? बेल्जियम का। ठीक है, येलो टाइप का कलर यूज़ हुआ है यहाँ पे इजिप्ट एंड सूडान, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, नीचे रोडेशिया, नाइजीरिया, ये पार्ट किसके पास थे? ये ब्रिटेन के पास थे, इंग्लैंड के पास थे। ठीक है, इसी तरह आपको नीचे कलर गिवन है और आप देखो यहाँ पे कौन सा कलर, नीचे यहाँ पे कंट्रीज़ के साथ कलर दिए हुए हैं। आप खुद ये देखो कि कौन सा एरिया किस कंट्री के कब्जे में था। मोस्ट ऑफ अफ्रीका यूरोपियन कंट्रीज़ ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, इसीलिए अफ्रीका तरक्की तभी तो कर नहीं पाया। यहाँ पे ज़्यादातर क्या था, यूरोपियन कंट्रीज़ ने कब्जे कर लिए, वो रिसोर्सेज अपने लिए यूज़ करते थे, वहाँ के किसी प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं देते थे वो। ठीक है, बट धीरे धीरे अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट होने लग गई थी। ठीक है, तो इसी को ही कॉलोनाइजेशन कहते हैं, जब किसी अदर कंट्री को ऑक्यूपेशन में लिया जाता है, कब्जे में लिया जाता है। सो पॉइंट देखो, ट्रेड फ्लोरिश्ड एंड मार्केट एक्सपेंडेड इन द लेट 19th century, but this was not only a period of expanding trade and increased prosperity. It is important to realize that there was a darker side to this process. अब 19th century में आपने देखे ट्रेड इंक्रीज हुआ है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, कुछ न्यू एक्सपेंशंस हुए हैं, कुछ न्यू इन्वेंशंस हुई हैं, नए नए आविष्कार हुए। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ का दबदबा बढ़ा है, बट उसके अनदर साइड आपको एक डार्कर साइड भी मिलेगी। यानी आपको मैंने बताया अफ्रीका पे मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ के कब्जे हो गए। ठीक है, तो यूरोप को तो बेनिफिट हो गया, उनको वीट मिल रहा है, उनको मीट मिल रहा है और बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, काम करने के लिए लेबर सस्ती मिल रही हैं, बट नुकसान किसको हुआ? अफ्रीकन लोगों को। उनकी ज़िंदगी तो बदतर हो गई, उन पे रूल कोई अनदर कंट्री के लोग कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज अनदर कंट्री के लिए यूज़ हो रहे हैं, उनकी मेहनत अनदर कंट्री के लिए जा रही है, तो उनके लिए तो बड़ा पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो गया। So in many parts of the world, the expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedom and livelihood. तो जैसे जैसे ट्रेड इंक्रीज हुआ, एक क्लोजर रिलेशनशिप बने, तो उससे कुछ लोगों की लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उनकी फ्रीडम खत्म हुई। Late 19th century European conquest produced many painful economic, social and ecological changes through which the colonized society were brought into the world economy. ठीक है, यूरोपियन कॉन्केस्ट यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो अनदर जगहों पे जाके कब्जे किए, जैसे आपको अफ्रीका का मैप दिख रहा है, कहीं कुछ एरिया फ्रांस के पास है, कोई इंग्लैंड के पास है, कोई बेल्जियम के पास है, कोई जर्मनी के पास है। ठीक है, कुछ इटली के पास है, तो मोस्ट ऑफ अफ्रीका यूरोपियंस ने आपस में बांट लिया। ठीक है, तो अब उनका तो रिसोर्सेज किसके लिए? यूरोपियंस के लिए यूज़ हो रहा था, उनके लिए तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो फ्रीडम थी, उनका जो रिसोर्सेज था, अब वो उनका नहीं रह गया था, वो किसी और के लिए हो गया। और यूरोपियंस ने उन कंट्रीज़ को बहुत जम के लूटा, बहुत जम के उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, उनके जो फॉरेस्ट थे वो बर्बाद हो गए, उन्होंने एग्रीकल्चर, मोर एंड मोर एग्रीकल्चर के लिए ज़मीनों को साफ़ कर दिया, जानवर मार दिए, बहुत सारे जानवरों को खाने के लिए यूरोप ले जाया गया, जंगली जानवरों को इसलिए मार दिया भाई ये ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरा हैं। ठीक है, जैसे इंडिया से बहुत सारे लॉयंस जो हैं वो मार दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इंग्लैंड का कब्जा था, उनको लगता था ये लॉयन, टाइगर वगैरह जो हैं ये खतरा हैं। ठीक है, ये आदमी को मारते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे लॉयंस एंड टाइगर्स जो थे वो मार दिए। तो उसकी वजह से क्या हो गया, एनिमल्स में वैरायटी जो है वो कम हो गई, इकोलॉजिकल बैलेंस हिट हो गया, जंगल कट गए, उसकी वजह से रेनफॉल की जो रेट है उस पर फर्क पड़ा है। ठीक है, सो लुक एट अ मैप ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट पेज पे आओ, तो यहाँ पे आपको अफ्रीका मैप दिख रहा है। यू विल सी सम कंट्री बॉर्डर रन स्ट्रेट। अब अगर आप आज के टाइम में अफ्रीका का मैप देखोगे, स्पेशली जो ऊपर कंट्रीज़ हैं यहाँ पे सहारा डेजर्ट वाले एरिया में, आप गूगल मैप पे ये मैप देखो अफ्रीका का, तो यहाँ की कंट्रीज़ में आपको कुछ बॉर्डर्स बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे दिखाई देंगे, जैसे स्केल से लाइनें मारी हुई हों।
आप इंडिया का बॉर्डर देखो चाइना के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, वो कैसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े से लाइनें जाती हैं, ठीक है। बट अफ्रीका के ऊपरी हिस्सों में जो बॉर्डर्स हैं बिल्कुल सीधे सीधे हैं, ठीक है, जैसे कि एक स्केल से लाइन मारी हो। अब हुआ क्या था, एक्चुअल में हुआ भी यही था, स्केल से लाइनें मार मार के एरिया डिवाइड कर लिया था यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीका का। So you will see some countries border run straight as if they were drawn using a ruler. Well, in fact, this was almost how rival European powers in Africa drew up the borders demarcating their respective territories. अब जैसे मान लो ये फ्रेंच टेरिटरीज है और ये इंग्लैंड का यानी ब्रिटेन टेरिटरी है, ब्रिटेन एरिया है, तो इनके बीच में यहाँ कन्फ्लिक्ट होने लग गए, लड़ाइयाँ हो जाती थी एक दूसरे के एरिया पे, ठीक है। नीचे यहाँ बेल्जियम की है, तो इनके आपस में डिस्प्यूट रहने लग गए, तो इन्होंने क्या किया, एक मीटिंग किया 1885 में, ठीक है। 1885 में इन्होंने एक मीटिंग किया, उस मीटिंग में इन्होंने डिसाइड कर लिए एरिया, और ऐसे लाइनें मार मार के एरिया बांट लिए, इतना एरिया तुम्हारा, इतना हमारा, ये इस साइड से ये एरिया तुम्हारा, वो एरिया हमारा। So in 1885, the big European power met in Berlin to complete the carving up of Africa between them. ठीक है, जर्मनी में बर्लिन में मीटिंग हुई में यूरोपियन पावर्स के, और उन्होंने वहाँ पे अफ्रीका को जो है वो आपस में बांट लिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशन टू देयर ओवरसीज टेरिटरी इन द लेट 19th सेंचुरी। ब्रिटेन ने स्पेशली 19th सेंचुरी के एंड में, यानी कि 1870, 1880, 1890 का जो पीरियड है, इस ड्यूरेशन में अपने ओवरसीज टेरिटरी में काफ़ी एक्सपेंशन किया, यानी कई नई नई जगहों को अपने कब्जे में लिया। ब्रिटेन इन द लेट 19th सेंचुरी बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर। अब बेल्जियम वैसे तो छोटा सा देश है, ठीक है, वो भी कॉलोनियल पावर बन गया, उसने भी कई जगह पे जाके अपने कब्जे कर लिए। The US also became a colonial power in 1819 by taking over some colonies earlier held by Spain, ठीक है। अब अमेरिका के कुछ इलाकों में स्पेन का, इंग्लैंड का, इनका कब्जा होता था, ठीक है। यूएसए अमेरिका पहले खुद एक क्या था, कॉलोनी था, किसका, इंग्लैंड का एंड स्पेन का, स्पेन और इंग्लैंड वालों के कब्जे थे वहाँ पे, ठीक है। बट 1776 में वो इंडिपेंडेंट हो गया था। तो बाद में 1890s के पीरियड में यूएस ने भी कुछ एरियाज़ जो थे वो कब्जा करने शुरू कर दिया, उन्होंने भी स्पेन के कुछ एरियाज़ को अपने अंडर ले लिया। So let us look at one example of destructive impact of colonialism on economic livelihood of colonized people. अब हम करेंगे नेक्स्ट में किस तरह से कॉलोनाइजेशन ने लोगों की लाइफ को चेंज किया, क्या क्या चेंज आए, तो बेटा वो लेक्चर हम करेंगे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू।